हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा था जिसमें कि जो सुभाष चंद्र बोस थे और गांधी जी थे उनके बीच में किस प्रकार के मतभेद चल रहे थे और वो जो हरिपुरा और जो त्रिपुरी सेशन हुआ उसमें बोस के जो रेडिकल आइडियाज़ थे उनके खिलाफ गांधी जी ने बहुत कुछ कहा था। और इस वजह से हम देखें तो बोस ने रिजाइन भी किया और बाद में उनको जो उनकी प्रेसिडेंटशिप थी, क्योंकि वो बंगाल प्रोविंशियल काउंसिल के एक प्रकार से वो प्रेसिडेंट थे, तो उनके पद से भी उनको वहाँ से हटा दिया गया था। तो इन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो गांधी और जो बोस थे उनके बीच में किस किस प्रकार के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे और किस किस प्रकार के उनके बीच में सिमिलरिटीज थी, उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस थे, उनके एक दूसरे के प्रति काफ़ी डीप रिस्पेक्ट थी, वो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा इज्जत देते थे, लेकिन उसी के साथ हम देखते तो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। और उसी के साथ हम बात करते हैं जब 1942 में गांधी जी ने बोस को कहा था कि ये एक प्रकार से जो सभी पेट्रियोट्स के बीच में एक प्रिंस हैं वो केवल बोस ही हैं। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जब बोस की डेथ की खबर मिली तो गांधी जी ने कहा था कि नेताजी पेट्रियोटिज्म इज सेकंड टू नन, हिज ब्रेवरी सिंस थ्रू ऑल हिज एक्शंस। की एक प्रकार से जो नेताजी के एक प्रकार से हम अगर बात करते हैं उनके पेट्रियोटिज्म की या फिर उनके देश प्रेम की, तो वो एक प्रकार से उनकी और साथ ही में उनकी ब्रेवरी की बात करते हैं तो वो उनके एक्शंस के अंदर झलकता है। ये एक प्रकार से गांधी जी ने उनकी डेथ के समय कहा था। और उसी के साथ हम बात करते हैं कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से उन्होंने अमेरिका रखा अपना, लेकिन वो एक प्रकार से फेल हुए। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जो बोस थे उन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ आवर नेशन भी सबसे पहले उन्हीं ने कहा था, जो कि उन्होंने एक रेडियो ब्रॉडकास्ट में जो कि उन्होंने रंगून से 1944 में किया था, तो उसमें उन्होंने इस फादर ऑफ द नेशन गांधी जी को बोस ने कहा था। और उसी के साथ हम आगे बात करते हैं कि जो नॉन वायलेंस और जो मिलिटेंट अप्रोच थी, लाइक जैसे हम बात करते हैं जो नॉन वायलेंस अप्रोच थी तो वो गांधी जी की अप्रोच थी, और साथ में जो मिलिटेंट अप्रोच थी वो एक प्रकार से सुभाष चंद्र बोस की अप्रोच थी। तो इनके बीच में से क्या क्या इन दोनों एक दूसरे की जो बात थी उसके ऊपर ही क्यों एक प्रकार से टिके हुए थे, उसके बारे में बात करते हैं। गांधी जी थे वो एक प्रकार से अहिंसा के फर्म बिलीवर थे, और साथ ही में एक प्रकार से सत्याग्रह, और वो भी एक नॉन वायलेंट मेथड के रूप में ही एक प्रकार से चाहते थे कि हम इस प्रकार से हमको हमारे गोल को अटेन कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करते हैं कि बहुत सेठ कहते थे कि जो नॉन वायलेंस है वो एक प्रकार से इनएडुकेट मेथड है, जिसकी वजह से हम इंडिया को कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं दिला सकते। हमें एक प्रकार से वायलेंट मेथड ही अपनाना होगा, हमें एक प्रकार से मिलिटेंट अप्रोच ही रखनी होगी। और साथ ही हम बात करते हैं टू इज माइंड वायलेंट रेजिस्टेंस अलोन कुड आस्कर द एलियन इंपीरियलिस्ट रोल, कि जो एक प्रकार से जो वॉयलेंट मेथड ही है वो ही एक प्रकार से जो इम्पेरियलिस्ट जो पावर्स हैं इनको भारत से निकाल सकते हैं। तो एक प्रकार से इसके बारे में ये सुभाष चंद्र बोस की थॉट थी। उसी के साथ हम बात करते हैं कि मीन्स एंड एंड्स की, एक प्रकार से कि आप के हम बात करते हैं कि जो अलग अलग एक प्रकार से जो गांधी जी थे वो एक प्रकार से बोलते थे कि मीन्स और एंड्स एक प्रकार से दोनों सेम होने चाहिए। मीन्स अच्छे होंगे तो एंड हमेशा राइट होगा। और इसी के साथ हम बात करते हैं कि बोस का कहना था कि मीन्स किसी प्रकार के हो और लास्ट में एंड अच्छा होना चाहिए। तो एक प्रकार से इन दोनों की अलग अलग थिंकिंग थी। तो एक प्रकार से हम बात करते हैं कि वो एक जो बॉस थे उन्होंने कि जब 1938 एक प्रकार से उसी समय यूरोप के अंदर वॉर क्लाउड्स तैयार हो रहे थे, एक प्रकार से हम देखें तो वहाँ पे जो वॉर की सिचुएशंस थी वो प्रिपेयर हो रही थी। तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने अपने जो सेशंस थे उनमें भी कहा था हमें एक प्रकार से सिविल डिसोबीडियंस ओबीडियंस मूवमेंट टाइप एक प्रकार से हमें मूवमेंट्स लॉन्च करने चाहिए, ताकि हम एक प्रकार से इस अपॉर्चुनिटी का अच्छी तरह से फ़ायदा उठा सके। क्योंकि यूरोप की अगर हम देखें तो यूरोप अगर बेड सिचुएशन में है तो हम उसका फ़ायदा अच्छी तरह से उठा सकते हैं, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन अगर हम बात करें तो वो एक प्रकार से साथ ही में अगर हम देखते हैं तो वो ब्रिटिशर्स थे उनको भी एक प्रकार से कंटिन्यूसली अपोज करते रहते थे कि जो अगर उनके खिलाफ एक प्रकार से नाजीज है तो वो एक प्रकार से नाजीज भी सही काम कर रहे हैं। और एक प्रकार से वो एक प्रकार से अगर हम देखें तो दोनों यूरोपियन पावर्स हैं, दोनों एक प्रकार से इम्पीरियलिस्ट पावर्स हैं। और क्या एक प्रकार से अगर वो नाजी जो पीपल्स हैं उनसे अगर किसी को आज़ाद करवाना चाहते हैं तो क्या वो एक प्रकार से अपनी जो कॉलोनीज़ है उनको भी एक प्रकार से इंडिपेंडेंस देने के लिए तैयार है। तो इस चीज़ के बारे में बॉस बोला करते थे। और साथ ही में हम बात करते हैं कि बॉस सपोर्टर्स पॉइंट आउट दैट हिज एसोसिएशन विद जर्मनी एंड जापान वाज डिक्टेटेड बाय रिवॉल्यूशनरी स्ट्रेटजी एंड नॉट बाय आइडियोलॉजिकल। एक प्रकार से बोस ने जर्मनी और जापान को सपोर्ट किया है, फिर उनका सपोर्ट लेना चाहा, उसके पीछे मेन रीज़न ये था कि क्योंकि वो एक प्रकार से मानते थे कि अगर किसी का दुश्मन है तो उसका दुश्मन हमारा दोस्त होता है। तो इस प्रकार की थिंकिंग की वजह से उन्होंने एक प्रकार से इसको अपनी रिवॉल्यूशनरी स्ट्रेटजी बनाई, और एक प्रकार से उन्होंने जर्मनी और जापान से हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन एक प्रकार से उन्हें किसी प्रकार से उनका आइडियोलॉजिकल टिल्ट, अगर हम देखें तो बॉस का आइडियोलॉजिकल टिल्ट ना ही जर्मनी की तरफ था और ना ही जापान की तरफ था। तो इस प्रकार से वो बिल्कुल भी
जो जर्मनी और या फिर एक बार नाज़ीज़ थे उनकी थॉट की तरफ वो बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं थे। लेकिन वो चाहते थे कि क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के दुश्मन थे तो एक प्रकार से वो हमारे भी एक प्रकार से हमारे दोस्त हो सकते हैं और वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। उसी के साथ हम बात करते थे डिफरेंसेस ऑफ आउटलुक बिटवीन हिम एंड मी एज़ टू मीन्स इज़ नोन फॉर कमेंट सेड गांधी कि एक प्रकार से गांधी जी कहते थे कि जो इनके जो एक प्रकार से जो आउटलुक है या फिर इनका जो देखने का नज़रिया है बॉस का देखने का जो नज़रिया है और जो गांधी का देखने का नज़रिया है वो बिल्कुल अलग है क्योंकि एक प्रकार से बॉस का मेथड सिंपल था कि हमें किसी प्रकार से कोई भी एक्शन लेना पड़े लेकिन फाइनली हमारी हमें आज़ादी मिलनी चाहिए हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए लेकिन गांधी जी का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं था गांधी जी हमेशा चाहते थे कि हमारे मीन्स अगर राइट होंगे तो ही हमारा एंड राइट होगा अगर हमने मीन्स गलत किए हमारे अगर गलत काम की वजह से हमें आज़ादी मिलती है तो वो आज़ादी इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगी तो एक प्रकार से ये गांधी जी का ये कहना था इसके बाद हम बात करते हैं कि जो गांधी जी और जो सुभाष चंद्र बोस थे उनकी गवर्नमेंट की फॉर्म के रूप में किस प्रकार के एक प्रकार से हम देखें तो बिलीव थे तो बोस थे वो एक प्रकार से हमेशा चाहते थे कि हमें डेमोक्रेसी होनी चाहिए और साथ ही में अगर हम देखें तो वो एक बात और बोलते थे कि जो डेमोक्रेसी है वही एक प्रकार से एक्सेप्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि इंडिया को एक प्रकार से एक्सेप्ट या फिर इंडिया को एक प्रकार से आगे बढ़ा सकता है इसी के साथ हम बात करते हैं कि उन्होंने धीरे धीरे फिर अपनी जो थिंकिंग थी उसमें चेंज किया उन्होंने कहा कि हमें अगर नेशन बिल्डिंग करनी है तो हमें स्टार्टिंग के अंदर या फिर हमें जो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी करनी है या फिर जो सोशल इनइक्वलिटी है उसको हटाना है तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम कभी भी इस चीज़ को स्टार्ट नहीं कर सकता या फिर कभी भी एक प्रकार से इतना फास्ट नहीं कर सकता है जितना फास्ट अगर हम देखें तो एक ऑथोरिटेरियन करेक्टर कर सकता है लाइक अगर हम जैसे उनकी बात करें तो उन्होंने टोक्यो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे 1944 में बॉस ने एक स्पीच दिया उस स्पीच में उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत अच्छा है मैं कभी भी इस सिस्टम को गलत नहीं बोलता हूँ लेकिन अगर हम बात करें कि अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं सोशलिस्टिक अगर हम अगर हमें अगर इकोनॉमिक सिस्टम को अगर या फिर हमारी जो इकोनॉमिकली अगर हमें रिफॉर्म करनी है तो हमें एक प्रकार से सोशलिस्टिक बेसिस के ऊपर करने चाहिए और इसको अगर हमें सोशलिस्टिक बेसिस के ऊपर करने से अगर हम देखें तो वो डेमोक्रेसी कभी भी इस चीज़ को सक्सेसफुल नहीं कर सकती है इस चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए हमें पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए वो भी एक स्टेट होना चाहिए जिसमें कि ऑथोरिटेरियन करेक्टर हो एक प्रकार से हम देखें तो एक प्रकार से तानाशाह के रूप में एक प्रकार से एक तानाशाही को अगर हम देखें तो बहुत सपोर्ट करते थे और ये बॉस की एक थिंकिंग थी कि अगर हमें एक प्रकार से अगर हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने हैं तो एक प्रकार से हमें तानाशाही रूप लेके आना होगा लेकिन उसके पीछे एक सोशलिस्टिक बेसिस होना चाहिए तो ये अगर हम देखें तो जो बॉस थे उनके काफ़ी अच्छे विचार थे उसके बाद हम बात करते हैं कि बोस की अगर हम देखें तो बोस ने एक अक्टूबर 21 1943 को उन्होंने एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी एक प्रकार से आज़ाद हिंद फ्री इंडिया के नाम से उन्होंने एक प्रकार से अगर हम देखें तो उन्होंने घोषणा की थी क्योंकि वो एज ए कमांडर थे जो कि इंडियन नेशनल आर्मी के एज ए कमांडर बने थे और उसी के साथ उन्होंने खुद को स्टेट स्टेट हेड या फिर एक प्रकार से प्राइम मिनिस्टर उन्होंने खुद को घोषित किया और साथ ही में मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड फॉरेन अफेयर्स के बारे में भी उन्होंने खुद को ही एक प्रकार से इसका हेड घोषित किया तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो उन्होंने इंडिया को फ्री करने के लिए फिर इंडिया के लिए उन्होंने अपनी एक प्रकार से गवर्नमेंट भी बनाई जो कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की हेल्प के साथ बनाई थी तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि एज अर्ली एज 1930 बोथ एक्सप्रेस द ओपिनियन दैट इंडिया देयर शुड बी ए सिंथेसाइज इन व्हाट मॉडर्न यूरोप कॉल्ड सोशलिज्म एंड फासिज्म कि दोनों के बीच में यही प्रॉब्लम थी कि क्या इंडिया को जो मॉडर्न यूरोप है उसकी कुछ थिंकिंग है उसके कुछ एक प्रकार से हम देखें तो थॉट्स हैं जैसे सोशलिज्म और फासिज्म क्या उनके ऊपर हमें चलना चाहिए तो इसके बारे में ही इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम चली रहती थी और उसी के साथ हम समझते हैं कि जो एक प्रकार से जो गांधी जी थे या फिर अगर हम देखें तो बोस थे तो इन दोनों के ही अगर हम एक प्रकार से विचार देखें तो वो डिपेंड करते हैं कि हमें जस्टिस हमें इक्वलिटी चाहिए हमें लव चाहिए हमें बेसिस अगर हम देखें तो इन सभी को अगर हम एक प्रकार से ले सकते हैं जैसे जस्टिस हुई इक्वलिटी हुई अगर हमें लव को एक जगह रखना है तो हमें एक प्रकार से सोशलिस्टिक बेसिस ही रखना होगा एक प्रकार से सोशलिज्म ही रखना होगा और अगर हमें डिसिप्लिन और एक प्रकार से एफिशिएंसी चाहिए अगर किसी प्रकार की एफिशिएंसी चाहिए जैसे वॉर में एफिशिएंसी हो या एक प्रकार से किसी प्रकार के रिजल्ट को पाने के लिए एफिशिएंसी हो उनमें किस प्रकार का डिसिप्लिन हो तो उसके लिए फासिज्म हमें फॉलो करना होगा और एक प्रकार से उसी समय यूरोप के अंदर ये दोनों थ्योरीज काफ़ी अच्छी तरह से चल रही थी जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो और अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की तो अगर वो एक प्रकार के फासिस्ट जो थिंकिंग थी उसको सपोर्ट करते थे लेकिन वो बिल्कुल भी एक प्रकार के फासिस्ट नहीं थे क्योंकि वो एक प्रकार से एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को सपोर्ट करते थे वो सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते थे और अदर लिबरल आइडियाज़ को भी सपोर्ट करते थे जो कि फासिज्म के अंदर बिल्कुल भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया जाता था और साथ ही हम बात करते हैं कि बोस एक कम्युनिस्ट थे लेकिन
या फिर अगर हम देखें तो बोस थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो एक प्रकार कम्युनिस्ट के लगभग सिमिलर थी, लेकिन वो फिर भी एक सोशलिस्ट थे। और एक प्रकार से सोशलिस्ट होना जो कम्युनिस्ट होने से एक प्रकार से बिल्कुल ही डिफरेंट मेथड है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो गांधी जी के आइडियाज़ थे वो किस प्रकार के थे। उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज जो कि उन्होंने 1909 में लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि एक प्रकार से जो जो गवर्नमेंट है उसकी फॉर्म राम राज्य के रूप में होनी चाहिए, जिसको एक प्रकार की यूटोपिया के रूप में, फिर एक आइडियलाइज स्टेट के रूप में होने चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ना हो और किसी प्रकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, ना ही उसमें आर्मी हो, ना ही उसमें पुलिस फोर्स हो, लोग अपना रूल अपने आप करें। एक प्रकार से जो राम राज्य हो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई, एक प्रकार से हम देखें तो कि हमेशा शांति हो, तो ये एक प्रकार से जो गांधी जी थे उनकी थॉट थी। और साथ ही में बात करते हैं कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ये सभी एक प्रकार से जो थ्योरीज़ हैं, वो एक्सप्लॉइटेशन और जो रिलीजियस वायलेंस है, उसको एक प्रकार से बिल्कुल भी ये हमेशा इनकी वजह से ही जो एक्सप्लॉइटेशन होता है और जो रिलीजियस वायलेंस है, वो किया जाता है। तो एक प्रकार से ये गांधी जी की थॉट थी। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल लेवल था, उसमें स्वराज ही एक प्रकार से जो लोगों के एक, हम देखें तो लोगों को जो उनकी जो थिंकिंग है या फिर उनकी जो प्यूरीफाई, उनकी सोल को प्यूरीफाई करने के मकसद ही अगर हम देखें तो स्वराज होगा। और स्वराज का मतलब होगा इंडिविजुअल लेवल पे स्वराज, जिसमें कि लोग खुद का राज खुद करते हैं, इसके उनके पास किसी प्रकार की कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है और ना ही उनके पास किसी प्रकार का कोई अथॉरिटेरियन रूल है। तो एक प्रकार से हम देखें तो गांधी जी इसके बारे में वो बिल्कुल क्लियर थे कि गांधी सेड आई टूक अपॉन एन इंक्रीज इन द पावर ऑफ स्टेट विद ग्रेटेस्ट फियर, कि अगर हम देखते हैं तो अगर जो स्टेट है उसका अगर पावर इंक्रीज होता है, तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि जो वो हम सोचते हैं कि जो एक्सप्लॉइटेशन उसको वो कम करेंगे, या फिर एक प्रकार से हम देखें तो जो वो मतलब जो पीपुल्स हैं या फिर एक प्रकार जो ह्यूमैनिज्म है उनको एक प्रकार से वो हार्म को कम करेंगे। लेकिन एक प्रकार से वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे डर है कि अगर हमने उनको पावर दिया तो वो बिल्कुल एक प्रकार से उसको गलत इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, वो एक बिल्कुल भी किसी भी पीपुल्स को जस्टिस नहीं देंगे, वो किसी को भी इक्वालिटी नहीं देंगे। तो हमें एक प्रकार से स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, ताकि एक प्रकार से लोगों की लाइफ एक प्रकार से परफेक्ट बन सके। तो ये गांधी जी का कहना था। इस बाद हम बात करते हैं गांधी वर्ड अपोजिट टू सेंट्रलाइजेशन, की एक प्रकार से हमें सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, एक प्रकार से गाँव में गाँव का रूल होना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, लेकिन बिग इंडस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए। तो एक प्रकार से उनकी थिंकिंग बिल्कुल एक प्रकार से क्लियर थिंकिंग है। और साथ ही में वो बोलते थे कि जो पॉलिटिकली जो सिस्टम है वो भी एक प्रकार से डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, इकोनॉमिक पावर भी एक प्रकार से इकोनॉमिकली भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स होने चाहिए। तो एक प्रकार से ऐसे बहुत से सिस्टम्स के बारे में गांधी जी कहा करते थे कि लोगों हमेशा सिस्टम देखा जाए तो वो डिसेंट्रलाइज ही होना चाहिए। तो जिसके बाद हम बात करते हैं कि गांधी सीम्स टू हैव विजुअलाइज ए लूज लिंकेज ऑफ इंडिपेंडेंट विलेज रिपब्लिक, की हम एक प्रकार से हम देखें तो एंशियंट समय से हमारे पास विलेजेस के अंदर एक प्रकार से जो रिपब्लिक्स थे वो चले आ रहे हैं। तो उसी प्रकार के हमें फॉर्म फिर से लेके आने चाहिए, ताकि हम एक आइडियल स्टेट की एक प्रकार से कल्पना कर सके। और साथ ही में जो एक प्रकार से अगर हम देखें तो गांधी जी की इन्हीं थिंकिंग की वजह से उन्होंने एनार्की की थिंकिंग के बारे में कहा गया कि एक प्रकार से कि वो एनार्की की सिचुएशन लाना चाहते थे, या फिर एक प्रकार से वो सिचुएशन होगी जिसमें जो गांधी जी बात करते थे तो वो एनार्की सिचुएशन होगी। तो ये सब अगर हम देखें तो गांधी जी की थिंकिंग थी, जिसमें गवर्नमेंट के ऊपर किस प्रकार का बिहेव होना चाहिए। जिसके बाद हम बात करते हैं कि मिलिट्रिज्म के ऊपर, कि मिलिट्री के बारे में गांधी जी थे और जो सुभाष चंद्र बोस थे उनकी किस प्रकार की थिंकिंग थी, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अगर हम देखते हैं तो सुभाष चंद्र बोस थे वो मिलिट्री की डिसिप्लिन के प्रति काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से थैंकफुल थे, क्योंकि अगर हम देखें तो उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर एक यूनिट थी जिसमें कि इंडिया डिफेंस फोर्स का नाम से एक यूनिट थी, उसमें उन्हें वहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी, उनके डिसिप्लिन के बारे में उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। इस वजह से सुभाष बोस काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से मिलिट्री को सपोर्ट करते थे। उसके साथ हम बात करते हैं कि जो कांग्रेस का सेशन हुआ 1930 में, जिसमें कि वो कलकत्ता सेशन हुआ था, तो वहाँ पे भी उन्होंने एक प्रकार से गार्ड ऑफ ऑनर के रूप में उन्होंने फुल ड्रेस के अंदर आए और फुल ड्रेस के अंदर उन्होंने स्पीच दिया, जिसमें कि उन्होंने एक प्रकार से पूरा अगर मिलिट्री का जो एक प्रकार से हम देखें तो मेथड को फॉलो किया और उसी के डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए एक प्रकार से उन्होंने स्पीच ही दिया। और इसी वजह से जो गांधी जी थे और उनके जो सपोर्टर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। और अगर हम बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी बिल्कुल मिलिट्री के खिलाफ थे, क्योंकि वो एक प्रकार से वो बोलते थे कि राम राज्य के अंदर कोई भी मिलिट्रिकल फॉर्म नहीं होनी चाहिए। एक प्रकार से जहाँ पे सच्चाई होगी, जहाँ पे नॉन वायलेंस होगा, जहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन होगा, वहाँ पे एक प्रकार से अगर हम देखें तो मिलिट्री की बिल्कुल ही मिलिट्री या पुलिस की कोई भी जरूरत नहीं होगी। कि अगर हमें देखें तो गांधी जी बोलते थे कि हमें बिल्कुल भी ऐसे कोई सिचुएशन की जरूरत नहीं है जहाँ पे कोई भी मैन एक दूसरे मैन के ऊपर किसी प्रकार की ब्रूटलिटीज करे, चाहे वो पुलिस का मैन हो, चाहे आर्मी का मैन हो, या फिर स्टेट का मैन हो। तो एक प्रकार से बिल्कुल भी इसके खिलाफ थे। और साथ ही वो बोलते थे कि हमें डिफेंसिव वॉर लड़नी चाहिए, हमें एक प्रकार से, ताकि वो किसी भी इनोसेंट को ना मारा जा सके,
किसी को भी अगर हम देखें तो एक इनोसेंट के ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा ना मंडरा सके। लेकिन अगर हम देखें तो हमें जो जो भी एक प्रकार से मिनिमम स्केल के लिए रखनी चाहिए, और साथ ही में अगर हमें हमारी सेल्फ डिफेंस करनी है तो वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के पर्पज़ के लिए होनी चाहिए। हमें कभी भी ऑफेंसिव वर्ड्स के लिए नहीं फाइट करना चाहिए। तो ये एक प्रकार से गांधी जी की थिंकिंग थी। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस और जो महात्मा गांधी थे, तो उनके इकोनॉमी के बारे में किस प्रकार के आइडियाज़ थे, उनके बारे में हम आगे डिस्कशन करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी जी किस प्रकार के, वो एक प्रकार से डिसेंट्रलाइज़ इकोनॉमी चाहते थे। साथ ही वो जो कैपिटलिज़्म और जो सोशलिज़्म था उसकी थिंकिंग को हटाना चाहते थे। वो एक प्रकार से सर्वोदय की जो, अगर हम देखें तो सर्वोदय जो मीन्स थे उनको लाना चाहते थे। साथ ही वो चाहते थे कि एग्रीकल्चर प्रॉस्परस हो, ना कि एक प्रकार से जो बिग स्केलिंग इंडस्ट्रीज़ हो, बल्कि एक एग्रीकल्चर को प्रॉस्परस बनाया जाए। साथ ही वो चाहते हैं कि जो स्मॉल स्केल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बने। साथ ही में एक सिंपल लाइफ जीने की वो बात करते थे। और साथ ही में बोलते हैं कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनको एक प्रकार से स्टॉप किया जाए, उनको इतना ज़्यादा नहीं बढ़ावा दिया जाए। और साथ ही में वो एक प्रकार से अगर हम देखें जो लेबर सेविंग मशीनरी थी, जिनकी वजह से जो लेबर्स थे वो एक प्रकार से बेरोजगार हो जाते थे या फिर अनएम्प्लॉयड हो जाते थे, तो उसके भी वो काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थे। लेकिन वो अगर हम देखें तो बिल्कुल एक पक्ष में थे कि अगर हम देखें जो कैपिटलिस्ट हैं वो एक प्रकार से गांधी जी के अनुसार कैपिटलिस्ट एक प्रकार से चोर हैं। वो हमें बहुत सी जहाँ से देके हमें एक प्रकार से हमारे पास से काफ़ी ज़्यादा वेल्थ वही इकट्ठा कर रहे हैं। उसी वजह से अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वेल्थ शेयर्ड विद एंटायर सोसाइटी की, जो हमारे पास वेल्थ है उसको एंटायर सोसाइटी के साथ हमें शेयर करना चाहिए, और साथ ही में हमें उनके ही जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए इसे खर्च करना चाहिए। जिसके बाद हम बात करते हैं कि इकोनॉमी के ऊपर बॉस के किस प्रकार के विचार थे। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इकोनॉमिक फ्रीडम टू बी एसेंस टू सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, की इकोनॉमिक फ्रीडम होना ही जरूरी है। अगर इकोनॉमिक फ्रीडम होगी ही तो ही एक प्रकार से हम सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम को रख सकते हैं। कि अगर हमें भारत का, अगर हमें सोशली और पॉलिटिकली हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें सबसे पहले इस भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होगा। जिसके बाद हम बात करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन के ऊपर वो फेवर करते थे। साथ ही में वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को फेवर करते थे। साथ ही में जो मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट था उसको भी एक प्रकार से वो फेवर करते थे, जिसमें कि वो वॉर वेपन्स को काफ़ी ज़्यादा फेवर किया करते थे। और एक प्रकार से वो फॉलो करते थे कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसको अच्छी तरह से बढ़ावा दिया जाए। और अगर हम बात करें जो हरिपुरा सेशन था उसमें उन्होंने बात कही थी कि हमें एक प्रकार से एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक हमें एक नया एक प्रकार से हमें रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, ताकि एक प्रकार से हम भारत का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकें। इसलिए उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन की भी स्थापना की। और साथ ही में बात करते हैं वो लैंडलॉर्डिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे, वो इसके एवोल्यूशन की बात करते थे। और एक प्रकार से हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो एक प्रकार से बोलते थे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भारत के अंदर चल रही है उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक मकसद हमारे पास है, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। और उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो अगर हमें फॉरेन कंट्रीज के साथ compete करना है तो भी हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन ही करना होगा। हमें हमारे एक प्रकार से हमारे विकास को बढ़ाना है, हमें डेवलपमेंट करना है तो भी हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन ही करना होगा। एक प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन ही एक सिंपल, अगर हम देखें तो एक वे है जिससे कि हम हमारे भारत को या फिर हमारे जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ हम compete कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस और जो गांधी जी थे उनके रिलीजन के ऊपर किस प्रकार के विचार थे, उसके बारे में बात करते हैं कि गांधी जी ने किस प्रकार से इसके बारे में सोचा। गांधी जी हमेशा बोलते थे कि हमेशा सच्चाई के ऊपर रहो, साथ ही में भगवान के एथिक्स और मोरलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बिलीव करो, और एक प्रकार से गॉड को फियरलेसली हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए लाइट है, वही हमारे लिए, अगर हम देखें तो सोर्स ऑफ लाइट है, वही हमारे लिए लाइफ है। वही एक प्रकार से हर चीज़ के पीछे, अगर हम देखें तो हर कॉन्शियस के पीछे गॉड ही है। एक प्रकार से ये गांधी जी का बोलना था। और वो एक प्रकार से बोलते थे, वो एक प्रकार से अगर हम देखें तो उनकी बात करें तो वो एक मैन ऑफ रिलीजन थे, कि वो रिलीजन को फॉलो करने वाले बंदे थे। और साथ ही में वो एक प्रकार से जो रिलीजियस आइडियाज़ थे उनका मेन बेसिस था वो ट्रुथ और नॉन वायलेंस ही था। कि वो एक प्रकार से अपने उनकी जो ट्रुथ और नॉन वायलेंस के एक प्रकार से जो रिलीजियस आइडियाज थे उनके ऊपर ही उनका बेसिस था। और उसके बाद हम बात करते हैं कि वो बोलते थे कि नो हायर वे ऑफ वर्शिपिंग गॉड एंड देन सर्विंग पीपल। अगर आप पुअर को अगर सर्व कर रहे हैं, किसी भी गरीब को या फिर किसी भी बेसहारा का अगर आप सहयोग कर रहे हैं, तो उससे बड़ा अगर हम देखें तो दुनिया में किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं रास्ता है जिससे कि आप भगवान को प्राप्त कर सके। वो ही सबसे बड़ा रास्ता है कि आप भगवान को प्राप्त कर सके। और साथ ही में आप भगवान को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं ये आपके मकसद के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक ही रिलीजियन, अलग अलग रिलीजियन के अंदर अलग अलग पाथ्स बताए गए हैं एक ही भगवान को या फिर एक ही जो सुप्रीम एंटिटी है उसको प्राप्त करने के लिए। ये अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग उनके अंदर पाथ है, लेकिन
फाइनली अगर हम देखें तो एक ही डेस्टिनेशन आप या फिर एक ही सुप्रीम एंटिटी को आपको प्राप्त करना है। उसी के साथ हम बात करते हैं कि ही क्लाइम्ड दैट द रिलीजन इज बाइंडिंग फोर्स एंड नॉट ए डिवाइडिंग फोर्स। और एक प्रकार से वो बोला करते थे कि जो रिलीजन है वो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, ना कि हमें एक दूसरे से अलग करता है। तो एक प्रकार से ये गांधी जी की थिंकिंग थी। और उसी के साथ ही वुड नॉट कंसीव ऑफ ए स्टेट विदाउट रिलीजन। वो एक प्रकार से साथ में बोलते थे कि विदाउट रिलीजन कोई भी स्टेट नहीं कर चल सकता है एक प्रकार से, क्योंकि रिलीजन का अगर स्टेट का अगर कोई रिलीजन होगा तो ही वो आगे डेवलपमेंट कर सकता है। तो ये सब गांधी जी के विचार थे। और इसी के साथ हम बात करते हैं कि बोस के किस प्रकार के विचार थे। वो एक प्रकार से उपनिषदिक टीचिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे। और एक प्रकार से हम देखें तो भगवत गीता उनको अच्छी तरह से याद थी। और उसके पीछे वो जो विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद, उनके जो विचार थे उनके उनके प्रति वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। उसी के साथ हम बात करते हैं कि वो एक प्रकार से जो पॉलिटिकली और जो सोशली थॉट है, वो एक प्रकार से वो चाहते थे कि सभी को अगर उन्हें उनके बारे में बताया जाए। और एक प्रकार से वो बोलते थे कि हमें एक प्रकार से फ्री हो जाना चाहिए, जो हमारी बाइगेटरी और जो ऑर्थोडॉक्सी थॉट है उनसे हमें फ्री हो जाना चाहिए। साथ ही वो बोलते थे कि हमें अगर स्ट्रगल करना है तो हमें एक प्रकार से जो हिंदू सिम्बोलिज्म है उससे हमें एक प्रकार से दूर हो जाना चाहिए। फिर एक प्रकार से उनको हम इसके माध्यम से ही हम इसको स्ट्रगल को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर हम बात करें December 9, 1930 को ही कॉल्ड अपॉन द वुमन टू पार्टिसिपेट इन द लिबरेशन स्ट्रगल। उन्होंने वुमेन्स को भी अगर देखे तो जो भारत की आज़ादी का जो एक प्रकार से स्ट्रगल चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने वुमेन्स को भी एक प्रकार से बुलाया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि उन्होंने अपनी जो फोर्स थी उसका नाम भी आज़ाद हिंद फौज रखा। और उसी के साथ अगर हम बात करें तो बोस एक प्रकार से बिल्कुल सेक्युलरिस्ट थे। और वो एक प्रकार से उनका जो सभी रिलीजन्स थे उनके प्रति एक प्रकार से सेम बिहेव था। वो किसी प्रकार से एक सिंगल रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते थे। और सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि रिलीजन है वो एक प्रकार से प्राइवेट मैटर है, इसमें स्टेट का किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस थे और महात्मा गांधी थे, उनके स्टेट और जो एक प्रकार से अनटचेबिलिटी थी या फिर एक प्रकार से जो अनटचेबिलिटी का स्टेटस था उसके ऊपर किस प्रकार की बिलीविंग थी, इसके बारे में बात। तो गांधी जी बोलते थे कि अनटचेबिलिटी को रेडिकेट कर दिया जाए और एक प्रकार से हमें जो कास्ट सिस्टम है उसके अंदर जो वर्ण डिस्टिंक्शंस है उसको कंटिन्यू रखा जाए, लेकिन अनटचेबिलिटी को आपको हटा देना चाहिए। एक प्रकार से वो बोलते थे हमें टॉलरेंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, हमें मोडेस्टी को, रिलीजियोसिटी को इंडिया के अंदर स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो एक प्रकार से गांधी जी के विचार थे। उसके बाद हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। वो बोलते थे कि हमें जो हमारी जो ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की चल रही आ रही है, इसकी जो कास्ट सिस्टम है उसको हमें एंड कर देना चाहिए, हमें इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। हमें एक प्रकार से हमारी सोसाइटी को इगैलिटेरियन, कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहिए, जिसमें सभी एक प्रकार से सेम हो, किसी के बीच में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। और साथ में भी जो हमारी इंटरकास्ट मैरिजेज है उनको फेवर करना चाहिए और वो अनटचेबिलिटी के बिल्कुल खिलाफ थे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो सुभाष चंद्र बोस की थिंकिंग थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि विमेंस के ऊपर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के किस प्रकार के विचार थे उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। कि जैसे गांधी जी सेड टू कॉल वुमन टू वीकर सेक्स इज लायबल टू इट। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो जो गांधी जी बोला करते थे कि अगर आप विमेंस को एक कमजोर, अगर हम बोले तो कमजोर वर्ग मानते हो, तो उसके पीछे आपकी एक इनजस्टिस है कि जो मेंस है उनकी एक प्रकार से इनजस्टिस है विमेंस के प्रति, कि मेंस एक प्रकार से चाहते हैं कि वो विमेंस को बिल्कुल भी जस्टिस ना मिले। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक प्रकार से गांधी जी ने कहा कि सभी विमेंस है उनको एक प्रकार से फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्ट लेना चाहिए और उन्हें अपना जो पर्दा सिस्टम है उससे भी बाहर आ जाना चाहिए। और साथ ही में वो बिल्कुल चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे, डॉवरी के खिलाफ थे, जो फीमेल इन्फेंटिसाइड और जो चल रही थी उसके खिलाफ थे, और जो विडो रीमेरिज चल रही थी तो वो उनके पक्ष में थे कि हमें विडो रीमेरिज भी करवाना चाहिए। जिसके बाद हम बात करते हैं कि बोस के किस प्रकार के विचार थे। वो बोलते थे कि विमेंस आर इक्वल्स टू मैन। वो एक प्रकार से बिल्कुल भी मैन से अलग नहीं है या मैन से कमजोर नहीं है, उन्हें भी एक प्रकार से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। और वो उन्होंने एक प्रकार से जब प्रेसिडेंसी पाई थी कांग्रेस के अंदर, तो उन्होंने एक सेपरेट प्लानिंग कमीशन फॉर वुमेन भी एक प्रकार से उन्होंने सेटअप किया था। उसके बाद हम बात करें 1943 में उन्होंने वुमेन सोल्जर्स को भी इंटीमेट किया, जो कि उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, तो उसके अंदर उन्होंने वुमेन सोल्जर्स को भी लिया और उन्होंने वुमेन सोल्जर्स के जो एक नई रेजिमेंट का निर्माण किया, तो वुमेन रेजिमेंट के नाम से, जिसमें कि उन्होंने रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट नाम से उन्होंने 1943 में इस रेजिमेंट का निर्माण किया। उन्होंने एक प्रकार से जो पर्दा जो प्रथा थी उसको इवॉल्व या फिर उसको ख़त्म करने की बात कही और उन्होंने जो विडो रीमैरिज थी उसको भी सपोर्ट किया। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये वुमेन्स के प्रति काफ़ी अच्छे विचार थे गांधी जी के और सुभाष चंद्र बोस के। और साथ ही हम बात करते हैं कि एजुकेशन के प्रति जो सुभाष चंद्र बोस और जो गांधी जी थे उनके किस प्रकार के विचार थे। गांधी जी की अगर हम बात करें
जो गांधी जी जो इंग्लिश सिस्टम चल रहा था या फिर एक प्रकार से जो यूरोपियन सिस्टम था जो भारत के अंदर चल रहा था, उसको वो बिल्कुल भी एक प्रकार से वो बिल्कुल गलत बोलते थे, कि वो बिल्कुल खिलाफ थे। और वो साथ में चाहते थे कि जो इंस्ट्रक्शन है या फिर जो इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज किया जा रहा है, तो वो भी गलत है। हमें एक प्रकार से हमारे जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेज हैं उनको ही हमें सपोर्ट करना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि जो हम उनको वो अगर हम देखें तो वो बिलीवर थे, फर्मली बिलीवर थे कि हमें एक प्रकार से जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन होगी वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और वो साथ ही में वो बात करते थे कि हमें एक प्रकार से जो हमारे जो 7 से लेके 14 साल के बच्चे हैं, तो चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सभी के लिए हमें कंपलसरी एजुकेशन का सिस्टम रखना चाहिए और साथ ही में वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि ही डिफरेंशिएटेड बिटवीन लर्निंग एंड एजुकेशन नॉलेज एंड विजडम लिटरेसी एंड लेसन ऑफ लाइफ। वो बात करते हैं कि जो एक प्रकार से सीखना और जो एजुकेशन उसके अलग अलग नॉलेज के बारे में, एक प्रकार से उनकी अलग अलग थिंकिंग के बारे में वो बोलते थे कि नॉलेज और विजडम एक प्रकार से अलग चीज़ है, लिटरेसी और लेसन्स ऑफ लाइफ अलग प्रकार की चीज़ है। तो इन्हें एक प्रकार से हमें समझना ज़रूरी है। हमें ये सभी चीज़ें हम एजुकेशन के माध्यम से ही समझ सकते थे। एक प्रकार से वो बोलते थे कि अकॉर्डिंग टू हिम लिटरेसी इन इटसेल्फ इज एजुकेशन, कि अगर आप एक प्रकार से लिटरेसी लेते हैं तो आप एक प्रकार से एजुकेटेड होते हैं। और उन्होंने 1937 में उन्होंने एक प्रकार से नई नई एक प्रकार की जो नई तालीम थी या फिर एक बेसिक एजुकेशन थी वो सबके लिए होनी चाहिए, इसके प्रति उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी। इसके बाद हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। उन्होंने कहा कि हमें एक प्रकार से हायर एजुकेशन सभी को देनी चाहिए, साथ में हमें टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए और साइंटिफिक फील्ड्स के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहिए। और उस वो चाहते थे कि अगर ये प्रकार की एजुकेशन हमारे पास होगी, हमें अगर फॉरेन जाके अगर हमारे फॉरेन अगर जो एजुकेशन है वो हमारे बच्चों को लेके आएंगे और वो फॉरेन एजुकेटेड होंगे, फॉरेन की टेक्निकल एजुकेशन लेंगे, फॉरेन के साइंटिफिक एजुकेशन लेंगे, फिर फॉरेन से वो हायर एजुकेशन करेंगे, तो एक प्रकार से भारत के अंदर आएंगे और फिर वो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करेंगे और इसी प्रकार से हम हमारे एक प्रकार से जो भारत को इंडस्ट्रियल भारत बना सकते हैं। तो इन सब के बारे में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के हमने बहुत से विचार पढ़े। उनके मिलिट्री के बारे में किस प्रकार के विचार थे, उनके विमेंस के बारे में किस प्रकार के विचार थे, उनकी इकोनॉमीज़ के बारे में किस प्रकार के विचार थे, उनके गवर्नमेंट के बारे में किस प्रकार के विचार थे, आज हमने इसके बारे में पढ़ा। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जब भारत के अंदर भारत या फिर दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तब हमारे जो नेशनलिस्ट थे उनके किस प्रकार के व्यूज़ थे और किस प्रकार की उनकी थिंकिंग थी, जिसके बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू।